और डॉक्टर, वकील और ज्योतिष। मुझे ऐसा लगता है इन तीनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि आप जो चाहते हैं वो ये तीनों दे सकते हैं, बशर्ते आपका कर्म सही हो, आप जो चाहते हैं वो दिशा सही हो और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जैसे ये रत्न यही करते हैं, चश्मे की तरह काम। अगर आपने इसको जोड़ रखा है तो ये सूर्य की रोशनी को प्रिज्म के माध्यम से सेंट्रलाइज करके आपको शरीर में इनपुट करते हैं, उस ऑरा को बढ़ा देते हैं। आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। जो बोला वो आज तक सच हुआ। नमस्कार आप सभी का, मैं आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो ताऊ के इस खास एपिसोड में। मैं एपिसोड क्यों बोल रहा हूं, मैं पॉडकास्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आज का जो सेशन है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। वो स्पेशल इस वजह से हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी अहमियत क्या है। हर फील्ड का एक सेलिब्रिटी होता है, हर फील्ड का एक स्पेशल पर्सन होता है, हर फील्ड का एक महारथी होता है। जैसे कि हम एस्ट्रो ताऊ में बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। आज हमारे बीच में एक ऐसे विख्यात वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जिन्होंने ना केवल ज्योतिष बताया है, ज्योतिष की गणनाओं से लाखों लोगों का जीवन सुखद बनाया है, बल्कि ज्योतिष सिखाया भी है। ज्योतिष बताना, सिखाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है वह व्यक्ति उस ज्ञान को बांटता है। मैं उनको कहूँगा कि वो ज्ञान का समंदर है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है जो आप हमें दे रहे हैं। आपकी कंसल्टेशंस होती हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। सबसे पहले हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। गुरुजी, मैं जानता हूँ कि आज का जो ये सेशन है वो उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, भारत में कुल 145 करोड़ लोग हैं और हर व्यक्ति ज्योतिष से परिपक्व है। चाहे वो जानता है या नहीं जानता है, लेकिन वो ये मानता ज़रूर है कि ज्योतिष एक साइंस है। चाहे उसे आप मिथ कह दीजिए या तो आप उसे साइंस कह दीजिए, विज्ञान कह दीजिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता ज्योतिष होता नहीं है। इसको सब मानते ज़रूर हैं, चाहे उस चीज़ की उन्हें नॉलेज हो या नहीं हो। आज एक ऐसे टॉपिक पे गुरुजी हम बात करने आए हैं जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रत्न। रत्नों के रहस्यों के बारे में, उपायों के बारे में हमने बात की है, हमने राशियों के बारे में बात की है। आज हम जानना चाहते हैं आपके विचार रत्नों के बारे में, क्योंकि रत्न एक ऐसी चीज़ है जो महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, लेकिन वो जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हमने जैसे देखा है कि अमिताभ बच्चन जी ने जब नीलम पहना था, जब उन पे समस्या आई थी तो उनका जीवन बदल गया था। तो ऐसा क्या है इन रत्नों में जिसकी वजह से हर कोई इनकी तरफ आकर्षित होता है और ये जीवन बदल सकते हैं? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, एकदम बहुत धन्यवाद आरती है, आपको बड़ा साइंटिफिक तरीके से इसकी जानकारी दूंगा। रत्नों का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध होता है और रत्न जो होते हैं उनका ग्रह के साथ संबंध होता है। इन दोनों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार होता है। इसको समझने के लिए पहले आपको अपनी बॉडी को समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 7 तरह होते हैं, 7 चक्र होते हैं और 7 रंगों की एक ऑरा होती है, एनर्जी लेवल होता है। ऑरा को ओजोन परत भी कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी की ओजोन परत होती है, पृथ्वी की सुरक्षा करती है, जो रेज आती है अल्ट्रावायलेट, वो अल्ट्रावायलेट रेज को नुकसान न करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो ऑरा होती है उसमें 7 तरह होते हैं और वो 7 तरह हमें कहीं ना कहीं सेंस देते हैं, हमें पहले से अलग करते हैं और वो 7 तरह जो होते हैं हमारा जो शरीर है जब ये 9 महीने गर्भ में रहता है तो उस समय जो ग्रहों की किरणें आती हैं उन ग्रहों की किरणों से ही शरीर का विकास होता है। यहाँ से रत्नों की शुरुआत होती है, यानी जब आप गर्भ में होते हैं, पहला महीना जो होता है उस पहले महीने के अंदर शुक्र का प्रभाव रहता है। यानी अंतरिक्ष के अंदर अगर शुक्र ग्रह भगवान है तो जो कंसेप्शन है बहुत अच्छी रहेगी, और शुक्र अगर कमजोर है यूनिवर्स के अंदर तो गर्भ नष्ट होने की संभावना, गर्भपात होने की संभावना रहेगी। इसका मतलब हमारा जो गर्भ है, गर्भ के अंदर जो बच्चा गर्भ है वो ग्रहों की किरणों के माध्यम से होता है।
अब बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट में एपिसोड को सुनने को होंगे कि ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ग्रहों की किरणों से हमारा डेवलपमेंट होता है। ग्रहों की किरणों से ही आप प्रकृति को देखेंगे। पूरे दिन में सूर्य की किरण जब आती है, धूप आती है, ताप आती है, तो तुलसी का पौधा, कोई भी गेंदे का, गुलाब का, कोई भी जो पौधे होते हैं उनके पत्ते नीचे को लटक जाते हैं और सुबह सुबह वो तरोताजा हो जाते हैं, एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो शरीर है और जो नेचर है ये ग्रहों की किरणों से बनती है। मुर्गी का जो अंडा होता है या पशु पक्षियों का जो अंडा होता है वो अंडा तो पैदा हो जाता है, लेकिन जब तक उसको हीट न दे मुर्गी, जब तक उसमें बच्चा नहीं होता। इसका मतलब हीट का सिद्धांत, किरणों का सिद्धांत हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो ग्रहों की किरणें होती हैं, वो पूरे नेचर को चलाती हैं। तो यही सिद्धांत हमारे शरीर पर भी होता है। अब मान लो उस समय पर शुक्र का प्रभाव कम है और शुक्र की वॉल्यूम बढ़ानी मुझे जिससे गर्भ के अंदर बच्चा वैल्यू की स्थिति में हो जाए, तो हम क्या करेंगे? शुक्र का जो रत्न होता है वो रत्न। अब रत्न में ऐसी क्या चीज होती है कि जो उस शुक्र की किरणों को बढ़ा देती है। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह होता है, यानी जैसे प्रिज्म होती है ना, प्रिज्म जी, प्रिज्म आपने नाम सुना होगा। और प्रिज्म को जब आप ऐसे करते हैं तो 7 करोड़ को दिखा देती है जी जी। जब आप कोई भी लेंस लेते हैं सूर्य की तरफ ऐसे लगा देते हैं तो वो जब वो सेंट्रलाइज होती है उसकी रेंज तो नीचे आ जाती है जी। इसका मतलब सूर्य की किरणों को सेंट्रलाइज करना और शरीर के अंदर इनपुट करना, ये रत्नों का काम होता है प्रिज्म थ्योरी के अनुसार। दूसरा काम होता है कि आपकी जो ऑरा होती है उस ऑरा के अंदर 7 कलर होते हैं। कौन सा ग्रह बचपन में आपकी कुंडली में कमजोर था, कौन से कलर की कमजोरी थी, उस कलर को बढ़ाने के लिए उस ग्रह से संबंधित रत्न को पहना जाता है जिससे उसका कलर बढ़ जाए। कलर बढ़ेगा तो वो शरीर को जो प्रभावित करते हैं ग्रह, जिस पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब ये रहा कि किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रत्न एक प्रकार हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। ये से बढ़ाते हैं और दूसरा एक वस्तु ली जाती है, सोने की बस में, सोने की बस में, चांदी की बस में, पानी की बस में, कोयला की बस में, रोटी की बस में, मिट्टी की बस में। यदि आप अंदर से खाइए या उनकी बस खा लीजिए तो शरीर में ग्रह मजबूत होगा, या फिर आप उसको कर लीजिए तो भी ग्रह मजबूत होगा। तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए या ग्रहों को बैलेंस करने के लिए प्रिज्म थ्योरी के अनुसार जो अंतरिक्ष से कलर होते हैं उनको कलर बैलेंस करने के लिए हम रत्नों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे बहुत कॉस्टली होते हैं और के कारण ये हमारे मनोबल को मजबूत करते हैं। मान लो आपने सोने की चैन पहन रखी है तो आपका मनोबल, आपने हीरे का हार में रखा तो मनोबल मजबूत है, आपको लगेगा लाखों रुपए का हार है। अगर आपने लोहे की चैन पहन रखी तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी। इसका मतलब ये कीमती धातु होने के कारण, कीमती रत्न होने के कारण, राजा महाराजाओं के साथ निकलने के कारण, इंद्र के संदासन के साथ निकलने के कारण ये हमारे शरीर से मनोबल और जब मनोबल बढ़ता है आदमी के शरीर के अंदर प्यासाएं कम होती है और लोगों की हानि वो भी कम होती है। इसलिए इनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार में आपको बताया, इनको समझने की आवश्यकता है। बहुत ही सरल भाषा में गुरुजी ने हमें बताया कि जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है, अगर बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम समझें, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है अपने जीवन में, जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि पुखराज होता है, माणिक्य होता है, अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसकी पूर्ति आपको करनी है तो उसके लिए रत्न उस चीज़ का काम करते हैं, क्योंकि वो सौर ऊर्जा से आपके जीवन में उस रत्न की एनर्जी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य फलीभूत हो जाते हैं। और इस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की, जो इस चीज़ को भापे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।
गलत ज्योतिषाचार्य गलत निर्देशन देगा और एक अच्छा, जैसे गुरुजी हैं, अच्छा ज्योतिषाचार्य सही मार्गदर्शन देगा। गुरुजी, इस कड़ी में एक अगला सवाल जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं वो ये है कि क्या ऐसा होता है कि ग्रह जो शत्रु होते हैं, क्या हम शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ पहन सकते हैं? देखिए, उसका क्या है कि कुंडली जब हम पढ़ते हैं, कुंडली को स्टडी करते हैं, उस समय ये देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भगवान है और कौन कौन से नक्षत्र। अभी जिस व्यक्ति की दशा चल रही है वो ग्रह आपको पैसा देना चाहता है और उसके अंतर दशा चल रही है उसके शत्रु ग्रह। अच्छा, आप लोग की दशा चल रही है वो आपको पैसा देना चाहता है। अंतर दशा चल रही है शुक्र की, वो भी लाभ से वो व्यापार देना चाहता है, पैसा देना। लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन और डायमंड के दुश्मन, दोनों ग्रह एक दूसरे के दुश्मन। तो ज्यादातर ज्योतिषियों का कंसेप्ट ये होता है कि इनको एक साथ मानता है क्योंकि दुश्मन है। लेकिन मेरा कंसेप्ट ये कहता है, और साइंटिफिक कंसेप्ट, यूनिवर्सल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको अमेरिका भी परमाणु बम दे और अच्छा भी परमाणु बम दे तो परमाणु बम और परमाणु बम बनाने जो टूटा है वो सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको करोड़ों का लोन देना चाहती है और भी आपको करोड़ों का लोन देना चाहती है। जी, दोनों एक दूसरे की दुश्मन को कंपेयर। हाँ जी, तो हम दोनों से नाम ले लेंगे, हम उस समय नहीं देखते हैं कि दूसरे की दुश्मन है, हम मिले। हाँ, तो ऐसे ही अगर शुक्र भी आपको पैसा देना चाहता है, आपकी कुंडली में गुणादेश है, ज्यादा दिखता है, और बृहस्पति तो धक्कादायक है, वो भी आपको पैसा देना चाहता है, तो आप अपराध भी पहन सकते हैं और आप हीरा भी पहन सकते हैं, दोनों एक साथ पहन सकते हैं या दोनों अलग हाथ में पहन सकते हैं, क्योंकि दोनों की आपने किरणों को बढ़ाना है। दोनों की किरणें बढ़ेंगी तो दोनों मजबूत होंगे, दोनों मजबूत होंगे तो दोनों आपकी बड़ा करने वाले। लेकिन ऐसे शस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। मान लो बृहस्पति तो आपको आयु देना चाहता है, बृहस्पति आपकी आयु का शौकीन है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन शुक्र के अंदर दशा आती है, वो आपको मारना चाहता है, वो आपके लिए महाकेश है जी। एक आपको जीवन देना चाहता है, एक मारना चाहता है। अंतर भाग्य शुक्र की, तो उस कंडीशन में अगर आप शुक्र किया और खुराक बैठेंगे तो दुर्घटना होने का इसका मतलब जो काबिल ज्योतिषी होता है वो उस समय ये देखता है कि मुझे इन दोनों को एक साथ फैलाना है या एक साथ नहीं फैलाना। कई बार ऐसा होता है कुंडली के अंदर देखो बृहस्पति महाकेश है, वो आपको मृत्यु देना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, लेकिन अंतर दशा का जो स्वामी है शुक्र वो आपको जीवन देना चाहता है, तो आप शुक्र का न पहन सकते हैं तो कुछ समय आपको कहा नहीं बैठो। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे डॉक्टर जो होता है ना, अच्छा डॉक्टर सर्जरी करने से पहले बीपी चेक करता है, शुगर भी चेक करता है, बाकी दवाइयां भी चेक करता है, कौन कौन सी तकलीफ चल रही है, उन सबको मैनेज करने के बाद ऑपरेशन करता है, इसी नई दवाई देता है। इसी प्रकार से ज्योतिषियों की कुंडली में अच्छी से इसे ये देखना चाहिए कि इस व्यक्ति पर दशा तो हुई चुकी है, कुछ दशा पे स्वामी को मजबूत करते हैं, क्या साइड इफेक्ट होगा, किसी को मारेगा, अंदर दशा चीज करेगी, शरीर पे अंदर नुकसान को करेगा, करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन दोनों नगों को, तीनों नगों को जो भी आप पहनना चाहते हैं उनको सावधानी बरतते हैं। लेकिन कभी कभी ऑलरेडी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आजीवन लग्न कुंडली में बैठे होते हैं, उनके आजीवन होते हैं वो अच्छे, आपके लिए और भी अच्छे होते हैं, तो उनको आप आजीवन पहन सकते हैं। उनकी दशा आए क्या ना आए तो वो ऑलवेज आपके लिए उस तरह वो प्रोड्यूस करते हैं, इससे बढ़ाते हैं और उसके खिलाफ। गुरुजी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस प्रकार से पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को सरल भाषा में समझ आ रही हैं। मैं बार बार सरलता की तरफ इसलिए प्रभाव दे रहा हूँ क्योंकि हम नहीं जानते नक्षत्र क्या होते हैं, हम नहीं जानते भाग्येश क्या है या लाभेश क्या है, लेकिन जनता को ये समझाना कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, अगर किसी को ये आता है तो जनता वही समझना चाहती है, उनके लिए ए फॉर एप्पल है। और ये पॉडकास्ट बहुत इजीली मुझे लगता है हिट होगा क्योंकि जिस प्रकार से आप समझा रहे हैं और हमारी जनता समझ पा रही है, उससे डेफिनेटली वो ये चाहेंगे कि हम ज्योतिष और सीखें।
आपने जिस प्रकार से ज्योतिष का प्रचार प्रसार किया है पूरे विश्व में हर जगह जाके कि ज्योतिष साइंस है, ये लोग आने वाले समय तक याद रखेंगे और लोग याद रखेंगे कि आप कौन थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो चीज़ छोड़ के जाता है वो अपने मरने के बाद भी वो चीज़ उसी के लिए एक सम्मान के प्रतीक के रूप में होती है। गुरुजी, एक सवाल इससे जो मेरे मन में आया और जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा कि एक थोड़ा-सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर आप दे दें कि कौन-कौन से मेजर रत्न होते हैं और वो कौन-कौन से ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, हम सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य से क्या जी। होता है? सूर्य का रत्न होता है माणिक और सूर्य को रुक्मी बोलते हैं और इसको गोल्ड में पहनना चाहिए। अगर सूर्य के कारण कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो आप गोल्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को अगर आप मजबूत करेंगे और वो जो पैर वो और ज़्यादा कमजोर होते हैं, तो क्या आप आमले में पहन सकते हैं, आप दादी में पहन सकते हैं। और इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो गार्नेट होता है लाल रंग का, या उसको राइट बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे लाभ मिलता है। यही जो ऑरिजिनल रत्न माइंड एक का कॉस्टली होता है आजकल लोग के उसकी, लेकिन उसका रत्न दिया आप दूसरा चंद्रमा होता है। चंद्रमा में बड़ा पावरफुल प्लैनेट होता है, उसका जो धातु होता है वो निगेटिव होता है, उसको चांदी में पहना जाता है। कुछ लोग अपने लालच से ये फूल गोल्ड नहीं पहना है, जबकि लिए में मोती ठंडा होता है और ठंडे रत्न को गर्म आप गोल्ड गर्म आपको ये तो नहीं पहना जाता। ये जैसे आइस क्रीम को ओवन में नहीं करना ना, तो और साथ में आप अपनी गर्म चीज को आप बिल्कुल सही बात है। गर्म को गर्म में ठंडे को ठंडे में पहनना चाहिए। मोती को सालियों पहना जाता है, और अगर आप मोती पहन सकते हैं आपके पास आजकल साउथ सी के टोपी दिया हुआ है, टोपी आके नीचे बनाएगा नेचुरल होती है। अगर आप मोती पहन सकते हो तो मोती शो आता है, इसका मोती शो भी आता है जी। उन्नत का अंकुर होता है मूंगा। मूंगा का गोल्ड पहने जाता है। ये जो अंदर की जो धातु है वो भी गोल्ड, तो उसको आप पहन सकते हैं। और मूंगा एक लकड़ी होती है, क्योंकि समुद्र के पीछे जो पहाड़ होते हैं वो मूंगे के पहाड़, वहाँ से लकड़ी काट कर आई जाती है, तो सबके छोटे करके ऑनेस्ट करके फिर आप उसको आप पेन से में उसको कोर्ट में रहना चाहिए। इसलिए मुकाबले के तौर पर जो न्यू लकड़ी होती है जिसको यूज करते हैं काई अलग होता है, अलग से आदि, लेकिन जैसा कोई का क्योंकि ये लकड़ी है और लकड़ी का तो प्रबंध का होता है, बस यही लकड़ी डूब जाती है, तार होती है उसमें वो तो आपको बता रहे ये दूध गैस से दास जी। एनुअली तेज करने के लिए, कुछ तेज करने के लिए, बोलने के लिए, बात कर सकने के लिए, समझने के लिए, हम भी और इसका टोकरा तो होता है हमारे काले रंग का, इसको भी चांदी लगाया जाता है, क्योंकि ये भी पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गोल्ड करते तो चांदी नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति उतारे इसका रंग पीला होता है, ये पीले होता है। बृहस्पति अपने 5 चीजें रिबेट के तत्व देता है, वो तो सुख देता है, लग्न उत्साह नहीं हुआ था आपने ये बृहस्पति ये बात तो गोल्ड में पहना इसका जो ओपरा तो होता है वो पाल होता है, आप उसको यूज में से आप जीने के बाद सुखा को दिया होता है, और ये कहते हैं सबसे होता है वो होता है तो ग्रीन डायमंड होता है, और ये किसी ऊपर में जी। इसको आप प्लैटिनम में भी डाल सकते हो, गोल्ड भी डाल सकते हो। और निकल जो होती है वो सी गई होता है, तो इसका सभी ये सो आप में कह सकते हैं। राहु जो ग्रह होता है सर होता है डोंगे, जिसको आप अपनी ताबू करना चाहिए। तो केतु होता है सेल, ऐसे में होता है इसको
कैसा जिसको बोलते हैं ये इनको पहनने से ये रत्न पहनने से ये ग्रह मजबूत होते हैं। कोई भी रत्न अगर आप पहनते हो तो आपका वो ग्रह मजबूत हो जाता है, उसकी सारंगी मजबूत होती है, उसकी किरण मजबूत होती है, उसकी और मजबूत हो जाती है। अब आप ये डिसाइड करें आप में ये सुख करेगा या नहीं करेगा। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा विवरण मिल रहा है आज, और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज पहुंचेगी, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब्स पे इतनी सारी वीडियोस आती हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और हम लोग ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सच बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। इसलिए आर्यन आदि ने ये माध्यम निकाला एस्ट्रो ताऊ के थ्रू, ताकि हम लोगों तक सच पहुँचाएँ और उन लोगों को पहुँचाएँ जिनसे लोग नॉर्मली नहीं मिल पाते, लेकिन इस माध्यम से वो जुड़ पाएंगे। गुरुजी, जैसे भी आपने कहा कि हम किसी भी रत्न को पहन के उसकी एनर्जी मजबूत करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति वृश्चिक राशि का चंद्रमा का स्टोन पहन लेगा तो क्या चंद्रमा मजबूत होकर उसे ज्यादा खराब रिजल्ट देगा या अच्छे रिजल्ट देगा? इसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच है जी, इसका मतलब नीच को वो प्रकाश से सकता है, ये तो उसकी तरंगे बिल्कुल नहीं, और एक उसमें बिल्कुल की चाल भी वृश्चिक में चंद्रमा नीच हो जाता है, इसका मतलब मन शांत करने वाला है। तो चंद्रमा मन का नेचुरल कारक और पांच इंद्रियों का कारक, अगर उसमें किसी हुए ग्रह की दृष्टि है या उसके साथ मान लो चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा शनि के साथ, चंद्रमा केतु के साथ, या चंद्रमा सूर्य के साथ या मंगल के साथ, यही ये पांचों पूर्व पापी ग्रह हैं, इनके साथ अगर बैठा तो और कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका नल पहनना चाहिए। अगर मान लो चंद्रमा के कारण आयु खत्म हो गई और नीच है तो उसका नल पहनना चाहिए, क्योंकि मन शांत हो, और उसकी वजह से धंधा नाश हो रहा है, उस वजह से जॉब नहीं ले, उस वजह से इसमें लाभ नहीं मिलता, उस वजह से लाइफ में आगे हो गई है, तो फिर लीज का वर्णन नहीं करता जी। इस कंडीशन में आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये कौन से भाव का स्वामी और कहाँ पर बैठा है, उसका क्या साइड इफेक्ट। लीज का चंद्रमा होने से जनरल आदमी का मानसिक स्तर डिस्टर्ब है, मन में स्ट्रेस हो जाएगा, होता बनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, साइको रहता है, आप होता जाता है या ये बार-बार एक चीज को रिपीट करता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, फिर उस रत्नों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा को मजबूत करने से हमारे शरीर के अंदर पांचों इंद्रियां बैलेंस, तो लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट है बताना पड़ेगा। तो देखो भाई, मैं आपको मानसिक तौर पर ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको मानसिक तौर पर ठीक करूंगा, आप मोदी की माला में बैठा दूंगा, लेकिन आपकी जवाब तो कोई भी ग्रह होता है, कभी कभी क्या होता है, वो आपको स्वास्थ्य लाभ अगर देता है रत्न पहनने से, तो मुझे साइड इफेक्ट कई रत्न ऐसे होते हैं जो आपको जॉब देते हैं, लेकिन रत्न पहले स्ट्रगल हो, पत्नी का तो बहुत अच्छे ज्योतिषी को ये एनालिसिस करना पड़ता है डॉक्टर की तरह जी, मैं उनको पहनाऊं या नहीं पहनाऊं, पहनाने से क्या लाभ मिलेगा, पहनाने से क्या लाभ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये पहले आपको बताना। तो जैसा गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर की तरह एनालिसिस करना होता है, तो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो ये लोग कहते हैं कि ज्योतिष एक भ्रम है, ये भ्रम नहीं है, ये लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और डॉक्टर, वकील और ज्योतिष, मुझे ऐसा लगता है तीनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो ये तीनों दे सकते हैं, बशर्ते आपका कर्म सही हो, आप जो चाहते हैं वो दिशा सही हो और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। गुरुजी, आज की कड़ी में एक और सवाल, अगर आजकल हमने देखा है लोग रेकी करते हैं, फेंग शुई करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के ब्रेसलेट्स आने लगे हैं, बुरी नज़र का ब्रेसलेट है, अलग अलग प्रकार के जो सब्सटीट्यूट्स आते हैं, तो क्या इनका कंपैरिजन हम अपने वैदिक ज्योतिष जो है इनके कर सकते हैं? क्या ये उतने कारगर हैं? वहाँ पर बड़े उन लोगों ने उसने क्या इलाज किया वो उनके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन यूनिवर्सल जो ज्ञान है, पहले की जो ज्ञान वो हिंदुस्तान पे,
क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति, ज्योतिष की उत्पत्ति, आध्यात्म की उत्पत्ति, योग की उत्पत्ति पातंजलि के द्वारा, और ये जीवन कैसे फैला हुआ इसकी उत्पत्ति, विष्णु की उत्पत्ति, शास्त्रों की उत्पत्ति, ये सब हमारे इस देश गुरु से फैला हुआ, जहाँ से वर्ल्ड में फैली है। इसका मतलब ये रहा कि जो बाकी के जो कंट्री में चल रही है, रेडी चल रही है, या ऐसी चीजें चल रही है, ये हिस्सा सब ज्योतिष की है और योग के। हमारा योग है, हमारे एनर्जी को स्टोर करना और इस एनर्जी को इस प्रकार से आगे फेंकना। जी, आपके पास सब एनर्जी है बॉडी में, जिसके कारण आपकी हेल्थ, मैंने अपनी क्योंकि से अपने हाथ से और आपकी एनर्जी लेने को, यानी आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग एनर्जी देने को देते, तो आपके रिलाइज हो गए, एनर्जी रिलाइज आपकी हो गए। तो एनर्जी का सिद्धांत सबसे पहले हिंदुस्तान से ही बात जी, हमारे यहाँ पर हाथ मिलाने की दुकान नहीं है इस तरीके से, हमारे हाथ जोड़ने की दुकान जी, जैसे आप हाथ जोड़ते हैं तो हम बाहर की एनर्जी को इकट्ठा करके अपने दोनों हाथों से तरीके में जितनी बार हाथ जोड़ोगे आपका एनर्जी लेवल आएगी, तो जितनी बार हाथ मिलाओगे उतनी बार आपकी एनर्जी लेवल डाउन आएगी, और जो आप हाथ मिलाओगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और विज्ञान है वो ये मूव करता है। वैज्ञानिक ने साथ को प्रूव किया है कि अगर आप किसी बंदो आदमी के साथ आप आते रहते हो तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, पारंपरिक के साथ तो आपकी एनर्जी आपसे। इसलिए हमारे पैर खोलने का भी सिद्धांत है, नॉर्थ पोल और साउथ, ये मेरा नॉर्थ पोल है, पैर साउथ ही होगा, साउथ पोल की तरफ पैर झुकेगा तो बड़े आदमी की एनर्जी पैरों में आ जाती है, सिर में आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर हर चीज के वैदिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसके कारण वो दे पैदा। हमारे यहाँ पर क्या है, जितनी भी चीजें हैं उनकी रिसर्च से कुछ नहीं है, हमारे ऋषियों ने उनको रिसर्च करके और फिर हमारे वेदों के अंदर ऋषियों के अंदर शास्त्रों के अंदर, तो इस वजह से जो साइंसुई है या रेकी का सिद्धांत है ये था हमारे यहीं से, लेकिन उसको आप बंद करते करते उन्होंने कुछ ऐसा करनी चाहिए। मान लो यहाँ से कुछ चीज लेके चला जाए तो वो चीज माफ की हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ये योग की विधि और योग पातंजलि धन्यवाद गुरुजी, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, हमें ज्ञान बताने के लिए, और हमें ये अच्छे से समझाने के लिए कि ये जो रत्न होते हैं ये केवल इसलिए महंगे नहीं होते क्योंकि इनकी चमक अच्छी है, लेकिन ये इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि आपका जीवन बदलने आए हैं। आपको रंक से राजा बना सकते हैं, आपको राजा से कंगाल भी बना सकते हैं। आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की जो आपको बताए सही क्या है और गलत क्या है। आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहें आर्य अनादि और एस्ट्रो ताऊ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गुरु जी।